दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है। आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी हमारे साथ हैं। चर्चा सुनते रहिएगा, लेकिन साथ साथ सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। लगातार शेयर करते रहिएगा। आज चुनाव का माहौल है। पंजाब में चुनाव हो चुका है, यूपी में 4 फेज खत्म हो चुका है और एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा मैनिफेस्टो में डाला और तब तक कल राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुराने पेंशन की बहाली की घोषणा कर दी बजट सेशन में। और इस पे कल हमने एक वीडियो भी बनाया था और आपने सुना ही होगा। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात जानना जरूरी है। भारत जब आजाद हुआ, नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, तो एक अवधारणा विकसित की गई वेलफेयर स्टेट की, लोक कल्याणकारी राज्य, जिसमें कि तमाम सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं खोली गई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तमाम ये संस्थाएं खोली गई। 90 में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, धीरे धीरे हुआ, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, तमाम चीजों को, सार्वजनिक संस्थाओं को एक तरह से बेच दिया गया है पूंजीवादियों के हाथों में। और सबसे बड़ा एक जो मसला था वो था पेंशन योजना की, न्यू पेंशन स्कीम। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दिया था और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम उन्होंने चालू की थी और इंडिया शाइनिंग का भी नारा लगा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अभी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्या यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी चुनावी मुद्दा बनेगा? इसका क्या मायने है? और एक बात और, यदि आप नहीं भी नौकरी करते हैं तो भी पूरा वीडियो सुनिए और पुरानी पेंशन योजना को समझिए, क्योंकि योजनाएं बची रहेंगी तो हो सकता है कि आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आपके बच्चे नौकरी करेंगे। इसलिए यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपका भी सवाल है। इसलिए पूरा वीडियो गंभीरता से सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। संजीव जी, स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने देख लिया पेंशन वाला मामला, बहुत दिन से आंदोलन चल रहा था और कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम है, कई राज्यों ने जो है नई पेंशन स्कीम लागू की। और अखिलेश यादव के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू किया था उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश अब उसको वापस करना चाह रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम में। क्या मामला है? इसको कैसे समझा जाए? राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़े? देखिए, ये जो पेंशन स्कीम और जो पब्लिक सेक्टर का जो निजीकरण, ये सब तमाम योजनाएं जो हैं, ये 1990 के बाद की जो आर्थिक नीति है या जो सरकार की नीतियां हैं, इसका ही एक रिजल्ट है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मात्र हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को जिम्मेवार न ठहराएं। जो 1990 के बाद जो तमाम सरकारें आई, वो कॉरपोरेट सेक्टर के और न्यू लिबरल जो पॉलिसी है, फिलॉसफी है, उसके प्रभाव में इतनी थी कि उन्होंने ये सोच लिया था कि संसाधनों को औने पौने दाम में निजी सेक्टर को दे देना है, सरकारी नौकरियां खत्म कर देनी है, सरकारी जो जिनको सुविधा, जो सरकार के जो एम्प्लॉइज को जो सुविधा मिल रहा है वो भी धीरे धीरे खत्म करना है। और इसका एक बहुत बड़ा ये प्रयोजन ये भी हमको लगता है कि लोग सरकारी नौकरियों की तरफ आए ही ना। पेंशन नहीं रहेगा तो आएंगे भी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा था पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। अखिलेश यादव ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन अखिलेश यादव हालांकि अभी जब चुनाव परिणाम आएंगे, अगर वो सत्ता में आएंगे तब ये योजना लागू करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में कल ये लागू करके दिखा दिया, मास्टर स्ट्रोक मारा है। हालांकि कांग्रेस की इस फैसले पे मैं इसलिए अचंभित हूँ, ये फैसला कांग्रेस 2 महीने पहले भी ले सकती थी, और राजस्थान में ये फैसला लेके और छत्तीसगढ़ में ये फैसला लेके वो उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में जारी कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को कई बातें देर से समझ में आती हैं जो उनको पहले समझ में आनी चाहिए थी। या तो उनके पास ऐसे सलाहकार हैं जो पहले उनको समझने नहीं देते, लेकिन जब सर से पानी निकलने लगता है तो समझाते हैं। क्योंकि अभी पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, है अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। तो सिर्फ अशोक गहलोत ने इस कदम को उठाया, वो भी देर से उठाया। अगर ये कदम इन्होंने
दिसंबर में उठा लिया होता, एक उसका कैबिनेट में impact, फैसला ले लेते, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट लार्जर इम्पैक्ट जाता, बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ता और हम्म। बीजेपी को भी चुनावी घोषणा पत्र में कहीं न कहीं ये वादा करना पड़ता। लेकिन बाजी मारी अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र में से पहले डाला, हाँ। और उसके कारण उत्तर प्रदेश में जो लाखों कर्मचारी हैं, 28 लाख है। 28 लाख कर्मचारी, उनको निश्चित रूप से उन पे एक इम्पैक्ट किया है कि आखिरकार देखिए, सिर्फ पेंशन योजना का ये मसला नहीं है, जो पैसे काटे जा रहे हैं सरकार के कर्मचारियों के, जी। वो पैसे लग कहाँ रहे हैं। एक सवाल ये है, आप शेयर मार्केट में उसको लगाते हो, हम्म। शेयर मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर का बेनिफिट है, मतलब कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मेहनत से जो कमा रहा है उसमें से जो उसका कटता है वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के फायदे के लिए देता है। कल को उसका डूब जाएगा पैसा, या कोई ऐसी कंपनी में आप लगा देते हो, कल को कंपनी डूब गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो पैसा कौन देगा उसको? सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कौन देगा? उसका 10 रुपए का वैल्यू अगर 5 रुपए ही रह गया शेयर मार्केट में जो पैसा लगा है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सब कई चीजों की स्पष्टता नहीं है, यानी कि कर्मचारियों को एक तरह से जबरदस्ती उसको ढकेला गया, जो मतलब कि सरकार की सेवा के बदले जो पैसा कमा रहा है उसको जबरदस्ती उधर लगवाया जा रहा है। कल को ये भी बोल सकते हैं कि आपको सैलरी इतनी मिल रही है, हम तो इस शर्त पर देंगे कि 20,000 रुपया आप इस कॉर्पोरेट में लगा दीजिए, ये कंपनी डूब रही है वहां 20,000 रुपया का योगदान दीजिए, वो राष्ट्रहित में है। कल को सरकारें ऐसी भी कर सकती हैं। तो ये जो था ना, तो इसमें कांग्रेस को ऐसे, हालांकि जो कांग्रेस ने फैसला लिया है तो उसका सीधा इम्पैक्ट 2 राज्यों में जो अभी फिर चुनाव है, देखिए इसका जो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में हमें लगता है कि शायद इसी साल चुनाव है, 22 में, गुजरात में भी है। गुजरात में भी है। तो हिमाचल में जो 70% फैमिली में सरकारी कर्मचारी, वहाँ लाखों में। इसको अगर ऐसे देखें कि भारत का पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जी ज़्यादातर सरकारी नौकरी प्रेफर करता है, और उसका कारण ये है कि सैलरी के साथ साथ एक पेंशन योजना थी कि आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये तो ओपिनियन मेकर क्लास है ना, ओपिनियन मेकर क्लास है। तो अगर ये नेशनल मुद्दा है तो क्या आपको लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है जी, उसमें ये मुद्दा बन सकता है? इसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि पेंशन योजना 2004 में समाप्त हो गया और उसके बाद बीजेपी सफलता पे सफलता पाती गई, और एक बड़ा कर्मचारियों के तबके का भी इनको समर्थन मिला, मतलब कि हर तरह का सपोर्ट मिला उनको। लेकिन उन कर्मचारियों को बहुत देर बाद नजर आया, और तब नजर आया कि पेंशन के बारे में, कि अरे भाई पेंशन में तो हम रगड़ा खा ही रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कल को हमारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। सारी अगर सरकारी अदारे बिक गए तो हमारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो कर्मचारियों को अब जाके 2020-21 में समझ में आ रहा है। देखिए, जुडिशियल सर्विसेज में लगातार पेंशन की डिमांड हो रही है, और जो रिकमेंडेशन गया है जुडिशियल सर्विसेज के भत्तों और मानदंड और वेतनमान को लेकर, जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें ये रिकमेंडेशन है कि इनको पेंशन स्कीम में लाया जाए, इनको पेंशन दिया जाए, जो 2004 के बाद जिनकी भर्तियां हुई हैं। और सारे राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उनका जवाब मांगा है 4 वीक के अंदर ही। पीछे मुकदमा लगा हुआ था, लास्ट मंथ में शायद लगा हुआ था, उसमें सारे स्टेटों से रिप्लाई भी मांगा गया है कि आपका क्या स्टैंड है, ठीक है। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ अपोज किया था कि अगर हम इनको अगर पेंशन दे देंगे जुडिशियल अफसरों को, तो बाकी कर्मचारी भी मांगने लगेंगे। मेंस की बाकी कर्मचारियों को पेंशन देने की मंशा भारत सरकार की नहीं है, या तमाम जो राज्य सरकारों की नहीं है। तो सरकारी कर्मचारियों को कम से कम अखिलेश यादव को एक थैंक्स करना चाहिए, उन्होंने पेंशन स्कीम को एक चर्चा का मुद्दा ला दिया, डिफेंसिव कर दिया, कांग्रेस ने उसको लागू किया एक राज्य में। हो सकता है कि आज कांग्रेस ने किया, अभी बजट सेशन छत्तीसगढ़ में भी आने वाला है, छत्तीसगढ़ में भी ये स्कीम लागू हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ रिसोर्स से रिच स्टेट है और वहाँ वो सरकार देने की क्षमता में है। राजस्थान में तो रिसोर्स की थोड़ी कमी भी है, डेजर्ट है और तमाम प्रॉब्लम है। तो राजस्थान ने जब दे दिया तो कल को छत्तीसगढ़ में भी, और कांग्रेस का हो सकता है लार्जर प्लानिंग हो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, क्योंकि देश में करोड़ों एम्प्लॉय हैं और एक एम्प्लॉय के घर में 5 वोट होता है। तो वो कहीं नहीं, और वो ऐसा वर्ग है जिसमें फिर यहाँ पे जाति मैटर नहीं करेगा पेंशन में, उसमें चाहे अपर कास्ट हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, वो सारे इस मुद्दे पे जो सरकारी एम्प्लॉय होगा वो एकजुट होगा कि हमारे भविष्य की सुरक्षा की बात हो रही है। तो ये एक जो आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह के जो नियो लिबरल थ्योरी थी, या मनमोहन सिंह ने जिस ढंग से कंट्री को उसकी तरफ ले गए थे 1990 के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद या जब बाद में प्रधानमंत्री के बाद, उससे कांग्रेस थोड़ा सा हट रही है। हो सकता है कि
नेहरू वो एग्जैक्टली बात वही है कि कांग्रेस के समय जो प्राइवेट डर डर के कर रही थी, डर डर के कर रही थी, है ना, ये सब भाजपा सरकार तो अंधाधुंध कर दी। कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ उसकी एक थ्योरी ये भी थी कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मीन्स की इस प्राइवेटाइजेशन का कहीं साइड इफेक्ट गरीब जनता पे ना पड़े, उनको मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, उनको मुफ्त में खाने को मिल जाए। बीजेपी में क्या हुआ कि बीजेपी ने सरकारी संपत्तियां जब प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया, कांग्रेस भी दे रही थी सरकारी संपत्ति प्राइवेट को, बड़ी तरीके से दे रही थी, लेकिन कांग्रेस की जो ये संसाधन लूट की जो योजना थी ना, वो पब्लिक में इतना डिस्कोर्स कभी नहीं बना, क्योंकि वो बड़े तरीके से गरीबों के एक तबके को खुश करते, मनरेगा आ गया, गरीब तबका खुश रहे, किसान वहाँ के जो गांव में जो काम खेती कर रहे हैं, खेती के अलावा जो बेरोजगार हैं बेचारे, उनको कहीं और ना कुछ काम मिल जाए। तो इस तरह की योजना लाके कांग्रेस ने एक बफर या सेफ्टी वॉल बचा रखा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये समझ में नहीं आई, थोड़ा सा मनमोहन सिंह से ही उनको सीखना चाहिए था कि भाई सरकारी संपत्तियां तो आपने भी बेची, लेकिन पब्लिक अनरेस्ट आपके खिलाफ नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी उस स्टैंड से भी मुंह कर रही है, जैसे देखिए कि 2G स्पेक्ट्रम हुआ और कोल ब्लॉक घोटाला हुआ, उसी पे मनमोहन सिंह की सरकार चली गई भ्रष्टाचार पे। अब देखिए कि वो दोनों पे था कि पब्लिक सेक्टर और सरकारी संपत्तियों का मतलब कि चूना लगाने का मसला था, जो विनोद राय ने अपने CAG में लाया था। अब ये बताइए कि आज भी तो टेलीकॉम सेक्टर में वही हो रहा है, जिस ढंग से BSNL को सिस्टमेटिकली तबाह किया गया और मुकेश अंबानी की कंपनी और जो प्राइवेट सेक्टर की और जो टेलीकॉम कंपनियों को बेनिफिट हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि वो भी उसी तरह का क्राइम है जिस तरह का क्राइम मनमोहन सिंह के टाइम में 2G स्पेक्ट्रम में हुआ था। जिस ढंग से कोल ब्लॉक की नीलामी में हेराफेरी हुई, वैसे तो तमाम संसाधनों के इस समय नीलामी हो रही है, लेकिन उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के जो इकोनॉमिक पॉलिसी को जो गति दी भाजपा ने, उस पर आम लोग अब विचार करने लगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये समझ में आ गई है कि भाजपा को अगर रोकना है तो हमें पब्लिक डिस्कोर्स लाना पड़ेगा नेहरूवादी समाजवाद, नेहरूयन समाजवाद पे लाना, वेलफेयर स्टेट के बात पे आना पड़ेगा। तो वो जो है उसको लेकर ये तमाम राजनीतिक दल, अब हमको लगता है कि अखिलेश यादव ने शुरू करी है, तो हो सकता है कि जो क्षेत्रीय कई और दल हैं, जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति है, जगनमोहन रेड्डी की है, और उधर केरल में वामपंथियों की सरकार है, वहाँ तो है पुरानी पेंशन। अच्छा, पुरानी पेंशन स्कीम वहाँ बंगाल और वहाँ पे है, 2 स्टेट हैं ऑलरेडी। चलिए, तो कम से कम 2 स्टेटों के बाद ये जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में बात आई है, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ये परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में जो मेजर सक्सेस रेट है उनका पार्लियामेंट की सीटों के हिसाब से, वो हिंदी बेल्ट ही है, मेजर। हाँ, मेजर। तो वोट बैंक भी सबसे ज्यादा इनको ही, वोट परसेंटेज, तो वोट भी सबसे ज्यादा इसी बेल्ट में मिला है। तो यहाँ इनको सोचना पड़ेगा ये तमाम मुद्दों पर। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो पहले ही ये घिर रहा है, अब ये जो कर्मचारी वेलफेयर को लेकर जो ये घिरे हैं, तो इसमें भाजपा की परेशानी काफी बढ़ेगी। भाजपा को अपना स्टैंड अप क्लियर करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने जो जानवरों को लेकर जब अपना स्टैंड क्लियर किया, जब उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा इशू है, सांड का इशू, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा वही हिंदूवादी अफेक्ट हुई है। मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा खेत नहीं है, मारे गए नहीं, उनके फसलें तबाह होगी, फसलें तबाह हो गई। तो वो उस डिस्कोर्स पे आए कि नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कुछ जमीनी मुद्दों की जो तपिश है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महसूस हो रहा है। तो उसमें आपने एक बात कही, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज की बात कही, तो हमने ऑब्जर्व किया था एक लंबे समय में कि जो अपर कास्ट यहाँ का है वो बहुत खुश था कि चलो प्राइवेटाइज हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उनके जहन में ये था, मैंने बहुत लोगों से बात की कि उनको रिजर्वेशन से दिक्कत थी, प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं थी। लेकिन इतने पीरियड में अगर सरकारी संस्थाएं नौकरियां नहीं रहे तो 5000 की नौकरी तब उनको भी करनी पड़ेगी। तो क्या उनकी सोच में कुछ तब्दीली आई? देखिए, 2 बातें हैं। जब 49% आरक्षण इस देश में 1990 के बाद जब आया, तो उस समय जब लाया गया तो उस समय आर्थिक स्थिति अगड़ी जातियों के भी बहुत अच्छी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसका कारण था जमीन का बंटवारा हो रहा था, जमीन बेच रहे थे, फैमिली बढ़ रही थी। अब जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा कि जाट भी पिछड़ी जाति में अपने आप को शामिल करने की मांग कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति वाकई में खराब हुई है। 3 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ के जोत रह गया, कोई इनकम नहीं है, बेच दिया। तो उन्होंने कहा कि कई मजबूत जातियां कहने लगी कि हमें पिछड़ी जातियों में शामिल करो, क्योंकि नौकरी मिल जाएगा। चलो जी, ये 2-4 साल ये भी मसला चलता रहा। कई जगह पे सरकार ने बड़ी चालाकी से पिछड़ी जातियों में मजबूत जातियों को शामिल भी किया।
अगड़ी जातियों को भी 10% आरक्षण दे दिया आर्थिक आधार पे। लेकिन सवाल ये है कि ये अब उनको गलतफहमी ये दूर हो रही है ऊंची जातियों का कि आरक्षण तो दे दिया, लेकिन तो पोस्ट ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण का इस्तेमाल कैसे होगा, या आरक्षण अप्लीकेबल कहाँ होगा बिना पोस्ट के। तो पिछले 5 साल में 4 साल में पोस्टें तो निकली नहीं, तो वो जो आरक्षण 10% अगड़ी जातियों को भी दिया गया पब्लिक सेक्टर में से दिया कोई गया, मतलब नहीं, तो उसका तो कोई मतलब रहा नहीं। जब पोस्ट ही नहीं निकली, वैकेंसी ही नहीं निकली, तो फिर आप ये बताइए कि वो आरक्षण 10% अप्लीकेबल किस पे होगा, कहाँ होगा। तो ये अब अगड़ी जातियों को समझ में आने लगा है कि सरकारी नौकरियों की जो कमी है और जानबूझ के जो सरकार अब वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, सरकार कहती है कि हम ठेके पे रख लेंगे, आउटसोर्स कर देंगे, हम किसी डिपार्टमेंट को हमें 100 क्लर्क चाहिए तो हम किसी कंपनी से ले लेंगे ये, और वो कंपनी जो है वो कंपनी आरक्षण को नहीं मानेगी। हम मानते हैं अगली जाति के लोग ये खुश हो जाए कि हम आरक्षण प्राइवेट कंपनी में तनख्वाह तो मिलेगा 15,000, लेकिन तनख्वाह तो वही मिलेगा 10,000, 15,000, 20,000 और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। शाम को मालिक कहेगा कि सुबह से आपको आना नहीं है। तो ये इन परिस्थितियों में अगली जातियों को भी एक ये जो मुगालता था नौकरियों को लेकर और वो तमाम आरक्षण को लेकर, वो अब खत्म हो रही है। पहले देखिए 100 सीट निकल रहा है, 50 तो इधर भी 50 तो मिल रहा था, अब तो वो भी नहीं है। अब अगर वही 50 भी ना मिलेगा तो फिर तो खेल खत्म है। ना उसमें आपने कहा ब्यूरोक्रेसी का प्राइवेटाइजेशन, एक तरह से लेटरल एंट्री तो वही था, हो चुकी है। वो अब कई सिविल सर्वेंट्स को भी समझ में आने लगा कि हमारे पैरेलल ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठाए जा रहे हैं, प्राइवेट आईएएस अफसर है, आईएएस अफसर है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो 20 साल 30 साल के मेहनत करके भारत सरकार में पहुंच रहे हैं, या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 25 साल की मेहनत के बाद स्टेट में पहुंच रहे हैं और अपना पूरा दबदबा जो दिखाते हैं, उनके पैरेलल कॉर्पोरेट सेक्टर से एक बंदा आता है और उनके पैरेलल जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठ जाता है। और सरकार की तरफ से आदेश भी होता है कि जो माननीय जितने भी पक्की नौकरी वाले जो 20 साल के सर्विस वाले आईएएस अफसर हैं वो इनसे सलाह लेंगे, इनका सलाह अंतिम मान्य होगा, अंतिम मान्य इनका सलाह होगा। जो कानून बनाएंगे तो इसमें इनके विट्टो होगा, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने कारपोरेट सेक्टर में काम किया है, इनको गवर्नेंस का ज्यादा पता है। आप लोग तो बस सरकारी अफसर रहे, लाल बत्ती घुमाते रहे, 4 नौकर के साथ काम करते रहे, आपको उतना ज्ञान नहीं है जितना कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हुआ ज्ञान है। तो उसमें उनको बड़ा ह्यूमिलेशन फील हो रहा है जो आईएएस है। कई लोगों से बात होती है तो पता चल जाता है कि इनके ऊपर लाके बैठा दिया, ऊपर से सलाह लेने को कहा जा रहा है, तो एक ईगो तो हट होता है ना, ये दिक्कत आती है। तो चलिए, अब क्या लग रहा है ये सारे मुद्दे जैसे प्राइवेटाइजेशन और पेंशन स्कीम आने वाले चुनावों के मुद्दे होंगे? 2024 में डिस्कोर्स बनने जा रहा है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब बड़ा इशू होगा, इस पर डिबेट होगा। हाँ, अब उसको आप हिंदू मुस्लिम से काउंटर करना चाहते हैं कीजिए, जातीय मसलों से काउंटर करना चाहते हैं। देखिए अब देखिए अखिलेश यादव भी या जो भी जातिवादी ताकतें जो इस देश के अंदर पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनको भी समझ में आने लगा कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। बसपा को भी अब समझ में आने लगा कि बहुत लंबा नहीं चलेगा। सपा को भी समझ में आने लगा कि प्योर यादववाद की पॉलिटिक्स लंबा नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि बेसिक अगर आप प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी बहुत लंबा नहीं चलेगा। यूपी में तो अभी चल दिख नहीं रहा है। अभी तक 3 फेज 4 फेज के चुनाव में जो हुआ है उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन कहीं वैसा वोटिंग में दिखा नहीं, कहीं नजर नहीं आया, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। डिस्कोर्स ये अखिलेश यादव की बड़ी समझदारी है कि वो भाजपा के ट्रैप में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी उनको ट्रैप में ले रही किसी ढंग से, जिन्ना और जो तमाम विवाद थे, हिजाब विवाद हो, हिंदू मुस्लिम विवाद हो, चाहे मंदिर विवाद हो, लेकिन उस ट्रैप में आने से पहले जब भी कोई जर्नलिस्ट ने भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने यही कहा कि आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप स्वास्थ्य पे बात कीजिए, हाँ ये इन मुद्दों पे बात मत कीजिए। तो ऑटोमेटिक है कि वो बयान देने से बचते रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने कोई बयान दिया तो फिर ये इसको अलग ही एक मसला बनाया जाएगा। तो ये समझदारी जो देखिए, जो एक मैं मानता हूँ कि जो सोशल जस्टिस के नाम पे जो लीडरशिप आई, उन्होंने सोशल जस्टिस के बजाय जातीय जो एक विभाजन था उसको बढ़ाने में भी मदद करी, और जातीय विभाजन बढ़ाते बढ़ाते उसमें एक और हुआ, उस चीज को भाजपा ने भी सीखा, कहा वो जातीय विभाजन नहीं, भाजपा ने जब देखा कि जातीय विभाजन बड़ा फायदेमंद है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम से ही चुनाव नहीं जीता जाता, जातीय विभाजन चुनाव जीता था, तो उन्होंने उनकी थ्योरी उन पे अप्लाई कर दी। उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ अति पिछड़ों को खड़ा कर दिया कि देखो ये 5 साल सत्ता में रहे हैं, ये मलाई खाते रहे हैं, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं, दरोगा जी भी यादव जी लग गए। तो ये जो डिस्कोर्स था भाजपा ने उसको इस्तेमाल किया
तो उस इस्तेमाल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जनता अब समझ रही है कि डिस्कोर्स ओरिजिनल ये नहीं है, अब ये है शिक्षा चलिए, स्वास्थ्य। तो संजीव जी थे, बहुत ही बारीकी विश्लेषण करते हैं। ये सारे मुद्दे जो मुद्दे कल से हम लोग उठा रहे हैं, ये आने वाले समय में चुनावी मुद्दा बनेगा। शुक्रिया, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब